लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक किसी भी बॉडी की एनर्जी कम या ज़्यादा नहीं होती, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। इसकी एग्जांपल हम आम डेली रूटीन लाइफ में मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू ले सकते हैं कि अगर आपको कभी बाइसाइकिल चलाने का एक्सपीरियंस हो और आप किसी स्लोप वाले पाथवे पे चल रहे हो, नीचे से जब आपको ऊपर जाना पड़े तो आपको ये फील होगा कि आपको पहले से निस्बत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। जब आप फ्लैट सरफेस पे जा रहे थे तो आपको इतना ज़्यादा काम, उस पर इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ रही थी, लेकिन जो ही आपका जो स्लोप वाला रास्ता आया तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है। तो क्या आपकी जो एनर्जी है वो ज़ाया होने लग पड़ी है? नहीं। पहले जो हमारी एनर्जी थी वो सारी की सारी काइनेटिक फॉर्म में थी। जब आप हाइट की तरफ जाना शुरू करते हैं तो आपकी एनर्जी जो है ज़्यादातर वो कन्वर्ट होती है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, जो कि एनर्जी होती है ड्यू टू हाइट। क्योंकि आपकी हाइट ज़्यादा हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो रही है। अब एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो रही है तो उसको कंजर्व रखने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो कम होती है। यही वजह है कि काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से हमारी जो बाइसाइकिल की स्पीड है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें कि जब उसी स्लोप वाले रास्ते से दूसरी साइड से जब हम नीचे आते हैं तो उस टाइम पे हमारी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली खुद बढ़ रही होती। अब हमें ऐसे लगता है कि शायद अपने आप काम हो रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत कोई भी काम अपने आप नहीं होता। अब ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? क्योंकि जब आप नीचे आ रहे हैं तो आपकी हाइट डिक्रीज कर रही है। अब जब आपकी हाइट डिक्रीज कर रही है तो आपकी बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो डिक्रीज करेगी। अब जब वो डिक्रीज करेगी तो पूरी की पूरी वैल्यू की एनर्जी की जो होगी उस पॉइंट पे वो तो कंजर्व रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपकी कम हो रही होती है ड्यू टू डिक्रीज ऑफ हाइट, तो उसी हिसाब से आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ कर रही होती है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है तो आपकी मोशन, आपकी स्पीड की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती रहती है। तो हमें ऐसे लगता है कि कहीं पे हमारी वैल्यू ज़्यादा हो रही है एनर्जी की, कहीं पे कम हो रही है, कहीं पे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है, कहीं पे कम एनर्जी लगानी पड़ रही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स, कहीं पे भी एनर्जी ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है। एनर्जी हमेशा क्या है? कांस्टेंट है। किसी भी पॉइंट पे एनर्जी जो है वो सेम होती है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। सो इसी चीज़ को हमने एक एग्जांपल से थ्योरेटिकली भी आज एक्सप्लेन करना है, दैट इज़ इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। कि किस तरह एनर्जी किसी भी डिफरेंट पॉइंट्स पे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है, लेकिन एज अ होल, एज अ सम, एज अ नेट रिजल्ट वो हमेशा सेम रहती है। सो लेट्स सपोज, इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट विद मास m। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और वो एक किसी पर्टिकुलर हाइट पे पड़ा हुआ है, प्लेस्ड एट अ पर्टिकुलर हाइट h एट पॉइंट A। ये पॉइंट A है, हमारा ऑब्जेक्ट इस हाइट पे, दैट इज h हाइट पे पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली इसके पास टोटल एनर्जी कुछ ना कुछ होगी। वो टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी? अब क्योंकि हम इसकी मोशन और पोजीशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी, इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी से सम होगी पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी को। तो इस पॉइंट पे, A पॉइंट पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगा? mgh के, जिस तरह हमें पता है। वेयर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट दिस पॉइंट कैन बी गिवन एज, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो क्या होता है? हाफ mv²। हम पॉइंट A की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे v के साथ A आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है A पॉइंट पे रेस्ट पे पड़ा हुआ है, मूव नहीं कर रहा, रेस्ट पे पड़ा हुआ है, तो दैट्स मीन इस पॉइंट पे इसकी जो स्पीड होगी v की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, बिकॉज बॉडी इज नॉट मूविंग, वो रेस्ट पे है। सो एट पॉइंट A द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो v की वैल्यू होगी 0। जब v a की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये सारे का सारा फैक्टर क्या हो जाएगा? 0। सो दैट्स मीन हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की इस पॉइंट पे एनर्जी होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। इसका कोई ना कोई मास है, किसी ना किसी हाइट पे है, और g की वैल्यू भी इस पे लग रही है। सो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की जगह आ गया mgh और काइनेटिक एनर्जी की जगह आ गया 0, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही, उसकी स्पीड 0 थी तो वो सारे का सारा फैक्टर 0 हो गया। सो दैट्स मीन इस पॉइंट पे जो इसकी टोटल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगा? mgh के। लेकिन अब लेट्स सपोज जब ये बॉडी को यहाँ से धक्का दें या इसको फ्रीली फॉल करें, यहाँ से छोड़ें, वो नीचे आना शुरू होगा। अब ये बॉडी यहाँ से A से लेट्स सपोज नीचे आनी शुरू होगी, तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि जूं जूं ये नीचे आएगी इसकी स्पीड इंक्रीज करनी शुरू होगी।
पहले वो बिल्कुल मूव नहीं था कर रहा, लेकिन आस्ता आस्ता उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी। अब वो स्पीड इंक्रीज क्यों कर रही है? क्योंकि उसकी हाइट कम हो रही है, हाइट डिक्रीज कर रही है, तो दैट्स मीन उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज कर रही है। सो लेट ऑब्जेक्ट कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ एक्स। लेट सपोज ये किसी दरमियान में एक पॉइंट ले लेते हैं, हम देखना चाहते हैं यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या होगी। सो लेट सपोज हमने एक पॉइंट बी लिया है जो कि ए से कितने फासले पे है? एक्स पे। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेटली जो हाइट है वो कितनी रह जाएगी? एक्स डिस्टेंस इसने कवर किया है, तो हमारे पास हाइट कितनी रह जाएगी? एच माइनस एक्स। सो लेट एन ऑब्जेक्ट कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड रिमेनिंग हाइट एट दैट पॉइंट इज एच माइनस एक्स। सो टोटल एनर्जी देखनी है तो देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, दोनों को ऐड अप कर देंगे जस्ट लाइक जिस तरह हमने पहले केस में किया। सो पोटेंशियल एनर्जी वैसे हमें पता है किसकी इक्वल होती है? एम जी एच के। लेकिन इस केस में जब पॉइंट वो बी पे था तो बॉडी की हाइट कितनी रह गई है? ग्राउंड लेवल से यहाँ तक उसकी हाइट कितनी है? एच माइनस एक्स। एच इसकी टोटल हाइट थी, अब उसमें से कम कितना हो गया? एक्स। तो दैट्स मीन यहाँ पे इसकी हाइट कितनी रह गई है? एच माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? एम जी इंटू एच माइनस एक्स। ओके, अब बॉडी यहाँ पे मूव कर रही है, मूव करते हुए नीचे आ रही है, तो डेफिनेटली अब इसके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगा? हाफ एम। वैसे काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है? वी बी स्क्वायर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बी पॉइंट। ओके, सो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी होगी? ये डिपेंड करता है कि बी पॉइंट पे इसके पास स्पीड कितनी है। ठीक है, सो स्पीड जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब की स्पीड होगी उस हिसाब की उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। सो स्पीड को हम फाइंड आउट करेंगे न्यूटन की थर्ड इक्वेशन से, एंड दैट इज 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। क्योंकि बॉडी कोई ना कोई डिस्टेंस भी कवर कर रही है, उसकी स्पीड भी चेंज हो रही है, क्योंकि शुरू में उसकी कोई स्पीड नहीं थी, जीरो थी, लेकिन इस पॉइंट पे उसके पास कोई ना कोई स्पीड है। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पे थोड़ी रीअरेंजमेंट करते हैं कि इस केस में क्योंकि बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, तो हमारा एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल होगा जी के, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बॉडी ने ए से बी तक कितना डिस्टेंस कवर किया है? दैट इज एक्स। इनिशियल स्पीड कितनी थी? जीरो। दैट वाज द रीज़न कि हमारे पास इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या थी? जीरो थी, क्योंकि इसकी इनिशियली स्पीड क्या थी? जीरो, क्योंकि बॉडी जो पॉइंट ए पे थी वो रेस्ट पे थी। और फाइनल वेलोसिटी से मुराद एंडिंग पॉइंट, हम फिलहाल बी की बात कर रहे हैं, तो एट पॉइंट बी इसकी स्पीड कोई ना कोई होगी, दैट इज़ वी बी, जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ये सारी की सारी वैल्यू हम इस इक्वेशन में लगाएंगे। ए की जगह जी आ गया, एस की जगह एक्स आ गया, और वी एफ की जगह हमारे पास वी बी आ गया, और वी आई की जगह जीरो आ गया। सो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी 2gx इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर। अब ये जो वी बी स्क्वायर की वैल्यू है हम इस इक्वेशन में पुट करें, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, कोई भी नाम इसका रख लें, तो हमारे पास यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गया? हाफ एम, और वी बी स्क्वायर की जगह आ गया 2gx। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो 2 है इससे कैंसिल हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? mgx। नाउ वी कैन फाइंड आउट द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी किस तरह निकलेगी कि किसी भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या थी? एम जी इंटू एच माइनस एक्स, ये आ गया, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने निकाली एम जी एक्स। सो ये आ गया। अब अगर हम इस फैक्टर को अंदर मल्टीप्लाई करें तो एम जी एक दफ़ा मल्टीप्लाई होगा एच से, फिर एक दफ़ा मल्टीप्लाई होगा एक्स से, तो ये आ जाएगा एम जी एक्स माइनस एम जी एच माइनस एम जी एक्स। इट इज़ जस्ट लाइक आप ए बी को मल्टीप्लाई करें सी माइनस डी से, तो आपकी वैल्यू बन जाएगी ए बी सी माइनस ए बी डी। तो इसी तरह ये भी इससे मल्टीप्लाई हुआ है। अब यहाँ पे एम जी एक्स और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का, तो पीछे हमारे इस पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी जो है वो एम जी एच ही है। सो दैट मीन अभी भी उसकी टोटल एनर्जी वही है जो पॉइंट ए पे थी, दैट इज़ यहाँ पे भी एम जी एच थी, और पॉइंट बी पे भी हमारे पास टोटल एनर्जी क्या है? एम जी एच। अब थर्ड पॉइंट सी पॉइंट लेते हैं कि जब वो ग्राउंड पे पहुंच जाएगा तो वहाँ पे भी उसकी टोटल एनर्जी एम जी एच ही रहेगी या नहीं। अगर तो वही आ जाएगी, दैट्स मीन हर पॉइंट पे हमारे पास जो टोटल एनर्जी है बॉडी की वो सेम रह रही है। तो पॉइंट सी के बारे में देखते हैं कि वहाँ पे एनर्जी कैसे और क्या निकलेगी। सो पॉइंट सी पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड लेवल पे पहुँच चुका हुआ है, और यहाँ पे उसकी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्पीड से अब ये ग्राउंड को हिट करेगा। सो एट पॉइंट सी बॉडी रीचेज एट द ग्राउंड
हैंस द पोटेंशियल एनर्जी हम अलग से फाइंड करेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी और फिर अगेन उसको उसका सम अप कर देंगे टोटल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए। तो एज पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है, mgh। लेकिन इस केस में क्योंकि अब ये ग्राउंड लेवल पे पहुंच चुका हुआ है तो इसकी हाइट जो है वो ना होने के बराबर अब हो गई है, तो h की वैल्यू हो जाएगी 0। अब जब h की जगह हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि अब इसके पास हाइट ही नहीं है और पोटेंशियल एनर्जी होती ही एनर्जी ड्यू टू हाइट है, तो डेफिनेटली फिर पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 हो जाएगी। लेकिन नाउ द काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट कैन बी गिवन एज, अगेन काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mvc², क्योंकि c की बात कर रहे हैं तो c पॉइंट पे डेफिनेटली जब ये ग्राउंड को बिल्कुल कोलाइड करने के अबाउट है तो इसकी कोई ना कोई बल्कि बहुत ज़्यादा स्पीड होगी। अब वो जो स्पीड है वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब की स्पीड होगी उसी हिसाब की उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू मोशन। तो उसकी स्पीड फाइंड आउट करेंगे अगेन हम बाय यूजिंग न्यूटन थर्ड इक्वेशन, 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, अगेन एक्सेलरेशन की जगह यहाँ पे क्या आएगा, g, क्योंकि बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। और s यहाँ पे कितना इसने डिस्टेंस कवर किया है a से c तक, दैट इज टोटल h, टोटल हाइट के बराबर। फाइनल वेलोसिटी इसकी एट पॉइंट c दैट इज vc। इनिशियल वेलोसिटी जब ये बॉडी चली थी a पॉइंट से तो वहाँ पे 0 थी, क्योंकि तब बॉडी एट रेस्ट पे थी। सो अब ये सारी की सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2gh इज इक्वल टू vc² माइनस 0²। तो यहाँ से vc² की वैल्यू आ जाएगी 2gh। अब यहाँ पे vc² की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 2gh की। याद रखें जब आप ये वैल्यू पुट कर रहे होंगे तो ये वैल्यू किसकी है, vc² की। यहाँ पे गलती अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि वो यहाँ पे वैल्यू तो पुट करेंगे vc² की, लेकिन जब वो इसकी वैल्यू लगाएंगे 2gh तो दोबारा इसका यहाँ पे क्योंकि स्केयर देखेंगे तो यहाँ पे उसका अगेन स्केयर लगा देंगे, क्योंकि तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू किसकी है, vc² की। तो vc² की जगह आ जाएगा 2gh। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, सो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी mgh। सो द टोटल एनर्जी अगर हमने फाइंड करनी हो एट पॉइंट c, द टोटल एनर्जी एट पॉइंट c कैन बी गिवन एज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी 0 है और काइनेटिक एनर्जी हमारी निकली है mgh, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 1, 2 और ये 3 को भी देखें तो हम हर पॉइंट पे, पॉइंट ए पे भी, बी पे भी और सी पे भी जो हमारी टोटल एनर्जी निकल रही है वो mgh के ही इक्वल निकल रही है। सो इस पूरी की पूरी डेरिवेशन से ये बात प्रूव होती है कि हमेशा किसी भी पॉइंट पे देख लें, किसी भी बॉडी की जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा उसकी वैल्यू सेम होती है। टोटल वैल्यू एनर्जी की हमेशा सेम होती है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। इसलिए हमें लग रहा होता है कि एनर्जी कहीं पे ज़्यादा हो रही है और कहीं पे कम हो रही है। लेकिन बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1, 2 and 3 we can see that the net energy of an object at any point always remain same। so एनर्जी कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होती है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है।